हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। आपको पता है इस सीरीज में हम प्री लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स वाले जो MCQs हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोग पेपर और पेन में इसका आंसर लिखते हैं साथ साथ, और फिर उसके बाद अपना सही आकलन करके आप स्कोर भी इसमें कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। पेपर पेन लेकर के बैठिएगा, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त है जो उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, हाँ देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में विवाह समारोह का वर्णन मिलता है। दूसरा, पुरुषोक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताएं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10th मंडल, टोटल कितने हैं? 10 ही है ना, तो 10th मंडल है जो, उसमें क्या है? पुरुष सूक्त के बारे में है। ठीक है, पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त के बारे में दिया है। और इसके पुरुष सूक्त में भी अगर आप आगे जाएंगे तो इसका जो 85वां सूक्त है, 85वां सूक्त है जो, ठीक है, इसमें क्या इसको क्या कहा जाता है? विवाह सूक्त कहा जाता है। इसको विवाह सूक्त, ठीक है, इसको विवाह सूक्त कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर विवाह समारोह का वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बाकी ये वाला तो फेमस ही है ना, कि चारों वर्णों का वर्णन एक साथ मिलता है। वो कौन सी जगह है? वो आपका पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, युद्ध में रथमूसला और महाशिलाकटक नामक हथियारों का प्रयोग किस शासक के द्वारा किया गया? बिंबिसार, उदयन या अजातशत्रु या शिशुनाग? बताएं। देखिए, ये दोनों जो हथियार हैं, ये दोनों हथियार हैं जो ये फेमस हैं। अजातशत्रु ने इसका इस्तेमाल किया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को हटा करके गद्दी को संभाला था। ठीक है, और उसके बाद ये कौन से युद्ध में इसका यूज किया है? तो आप याद रखिएगा कि लिच्छवी के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने रथमूसला और आपका महाशिलाकटक है जो इस हथियारों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। ठीक है, और ये कहाँ के शासक थे? मगध के। ठीक है, मगध, ठीक है, मगध के शासक थे। और बाद में इस मगध में क्या हुआ था कि काशी और वैशाली, कौन? काशी और आपका जो वैशाली है, ठीक है, ये दोनों भी इसमें मिल गए थे। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। रथमूसला और महाशिलाकटक, अजातशत्रु। ठीक, आगे देखिए, दयानंद सरस्वती से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, ठीक है, दयानंद सरस्वती से संबंधित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की। दूसरा है, उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया। तीसरा है, उन्होंने मूर्ति पूजा और भक्ति यात्रा का विरोध किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? बताएं। एक सही है, दो सही है, तीनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है? देखिए, पहले की अगर आप बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये पार्ट बिल्कुल सही है। किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। ये पार्ट भी सही है, लेकिन कहां पर की? बंबई में की, ना कि कलकत्ता में। ठीक है, बंबई। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा देखिए, उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने मूर्ति पूजा भक्ति यात्रा का विरोध किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। उन्होंने, आपको अगर याद हो तो उन्होंने वेदों की ओर चलो, है ना, गो बैक टू वेदास, तो वेदों को तो उन्होंने मतलब उसकी तो पुष्टि की है, वो तो सही माना है उसको। लेकिन जो वेदों के बाद आपके जो ये पुराण आते हैं, पुराण, ठीक है, पुराण है जो, पुराणों का उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कोशिश की है कि जो आपके उस वक्त के जो पाखंडी ब्राह्मण थे, ठीक है, जो पाखंडी ब्राह्मण थे, उनकी बातों से जो सोसाइटी है उसको बचाया जा सके। तो अवतारवाद जैसी चीजों का उन्होंने खंडन किया। मूर्ति पूजा और भक्ति यात्रा है जो, इसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना होगा कि पुराणों जो है वो, पुराणों का उन्होंने खंडन किया है। ठीक है,
जिससे कि क्या है कि मतलब आप ये मान के चलिए कि पुराणों की जो प्राथमिकता है, पुराणों की जो प्रामाणिकता है उसको उन्होंने अस्वीकारा है। याद रखिएगा, पुराणों की प्रामाणिकता को उन्होंने अस्वीकार दिया था, पहली बात। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था है जो आपकी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, इसके जगह पर कर्म व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था की जगह उन्होंने कर्म व्यवस्था पर बल दिया, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने हिंदी को लेकर के, ठीक है, क्या, हिंदी के बारे में भी याद रखिएगा कि जो हिंदी है उसको उन्होंने राष्ट्रभाषा, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकारा, ठीक। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहला गलत, बाकी दो सही हैं, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ज्योतिबा फुले से संबंधित कथन है। ज्योतिबा फुले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्होंने गैर ब्राह्मण बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। कौन से कथन सत्य हैं, बताएं, बताएं जल्दी। देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने गैर ब्राह्मण और बालकों और बालिकाओं, ठीक है, गैर ब्राह्मण बालिकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे उनके जो प्रयास है निम्न वर्ग को ऊपर उठाने में वो अतुलनीय है, ठीक है। तो उन्होंने ये विद्यालय की स्थापना की, बिल्कुल सही। इवन उन्होंने नारी शिक्षा पर भी बल दिया, ठीक है, नारी शिक्षा पर भी बल दिया। और साथ में उन्होंने कन्या विद्यालय पुणे में, ठीक है, कन्या विद्यालय, ठीक है, उन्होंने कन्या विद्यालय कहां पर, पुणे में, ठीक है, पुणे में उन्होंने कन्या विद्यालय है जो है वो भी ओपन किया, ठीक। गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है उसकी उन्होंने रचना की, ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो निम्न वर्ग है, पाखंडी ब्राह्मणों और अवसरवादी जो ग्रंथ है उनसे बचाने, किस तरीके से बचाया जाना चाहिए, इस चीज को उन्होंने मेंशन किया है इसमें, ठीक है। गुलामगिरी याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में। अगर आप हमारे P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी 10 तारीख से हो चुकी है, अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप सबसे कम दामों में इसको पा सकेंगे। 3 तरह के आपके पास पैकेज हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर के तहत 18 महीने में प्रिपरेशन होगी, गोल्ड के तहत 30 महीने में और प्लेटिनम के तहत 42 महीनों में ये प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। इसके तहत सारी वो सुविधाएं जो मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसके तहत हम आपका फाउंडेशन बैच तैयार करेंगे। फाउंडेशन बैच के तहत आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी। सक्सेस इन प्रीलिम्स के तहत प्री को फोकस किया जाएगा, सक्सेस इन मेंस के तहत मेंस को फोकस किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, जो कि हमारा आवासीय कार्यक्रम है। अगर आप प्री पास करते हैं तो आपको यहाँ बुलाया जाएगा और फिर उसके लिए आपको कुछ भी अलग से शुल्क नहीं देना है, वो इसी पैकेज का पार्ट है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ रह करके आगे मेंस की जो सारी तैयारी है और इंटरव्यू की सारी तैयारी है प्री के बाद यहाँ पर ही कराई जाएगी आवासीय कार्यक्रम के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है जो, उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट देखें, यह वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, गुजरात वाला रीजन हो गया, आपका राजस्थान वाला रीजन हो गया, इसके अलावा अगर आप एमपी का भी एक रीजन देखेंगे तो एमपी का भी के भी रीजन में ये मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन्स में इस तरह के वन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और किस तरह के वन होते हैं, बबूल हो गया, कीकर हो गया, आपका खिजड़ी हो गया, ये सारी चीजें वन है जो इस पे मिलते हैं, ठीक है। और ये वन इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित रहते हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर को कर दीजिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसकी रीच है जो वो हम बढ़ा पाएं, और इसकी रीच क्योंकि नहीं बढ़ पा रही है
तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आप लोग इसको प्लीज, इसकी रीच को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपने ली है और आप लोगों की ही ये जिम्मेदारी है, और इसलिए आपको प्लीज सेशन को शेयर करते रहना है। बीच बीच में सेशन को शेयर करिए और लाइक करिए सेशन को, ठीक है। चलिए, श्री शैलम जल विद्युत शक्ति केंद्र है जो, ये कावेरी नदी के तट पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। दूसरा बताएं, शबरीगिरी विद्युत शक्ति केंद्र केरल में पंबा नदी पर स्थित है। हीराकुड जल विद्युत शक्ति केंद्र उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। बताएं कौन सा, कितने कथन है जो वो सत्य है, बताएं कितने कथन सत्य हैं। देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो श्री शैलम जल विद्युत शक्ति केंद्र कावेरी नदी के तट पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर तो है, लेकिन कावेरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कृष्णा नदी पर है, ना कि कावेरी नदी पर। दूसरा, सबरीगिरी है जो, वो केरल में है, पंबा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। हीराकुड महानदी के किनारे, ये तो मोस्ट फेमस है ही है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, उड़ीसा में, ठीक, तो ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवतीय रेखा में ग्रीष्म ऋतु के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, ठीक है, इक्वेटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहां पे कहा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के अलावा कोई और रेखा नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, इन क्षेत्रों में वार्षिक और दैनिक तापांतर है जो, वो अत्यंत कम होता है। तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन वेग है जो, वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा और ध्रुवों पर सबसे कम होता है, ठीक है। बताइए कितने स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट, विषुवतीय क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहां पर आपको पता है कि सूरज है जो, है ना, जो सन है वो कहां से कहां तक, आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूरज है जो वो रहेगा। तो यहां पर जो ये वाला जो एरिया है, इक्वेटर वाला एरिया है जो, ठीक है, आप जैसे आपको पता है जब सूरज यहाँ पर होता है तो इस जगह बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेज हैं वो कैसी हो जाती हैं, स्लैंट होती चली जाती है ना। जितना दूर जाता जाएगा यहाँ से, जितना वो दूर जाएगा तो उसकी जो रेज हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो कैसी तिरछी होती चली जाएंगी। तो इधर तो दिन, इधर लेकिन अंधेरा। लेकिन ये वाले अगर हम एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर तो उसको रोशनी हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा, चाहे वो यहाँ पर हो एक्सट्रीम पे या चाहे वो यहाँ पर हो, ठीक है, दोनों ही मामले में यहाँ पर तो गर्मी मिलती रहेगी, ठीक। तो ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, इन क्षेत्रों में वार्षिक और दैनिक तापांतर, बिल्कुल, क्योंकि जब सूरज की रोशनी हमेशा उपलब्ध है तो साल भर उपलब्ध है और डेली उपलब्ध है, ठीक है। तो दिन और रात कैसे होते हैं, यहाँ बराबर होते हैं, बराबर। तो इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी का घूर्णन वेग है जो, वो भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा है ना, और जो आपका ध्रुव है उसमें सबसे कम, ये बस स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, जो कोरियोलिस फोर्स है वो यहाँ पर कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। क्या है कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स के तहत आप जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हवा कैसे टर्न लेती है, अपने राइट में टर्न ले जाती है, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हवा कैसी चल रही है, ये यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, ठीक है, तो हवा चल रही है ऐसी नीचे को, तो किधर को टर्न लेगी, ये इधर को टर्न लेगी ऐसी, ठीक है। और अगर यहाँ पर हाई प्रेशर है जो कि इस जगह पे, और यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर को जा रही है, तो आप सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी जाएगी, ये लेफ्ट में टर्न लेगी, तो ऐसे, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस वाले एरिया में कैसा होता है कोरियोलिस फोर्स, शून्य होता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंघाई हिरण अपने प्राकृतिक आवास की बुल्लमजाऊ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और आपका जो यह मेघालय का राजकीय पशु भी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर कोई सा भी नहीं, बताएं। देखिए, अगर आपको ये पता है, मैंने कई बार आपको बोला है कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान है ये सब आपको मैप में लोकेट करने होते हैं ताकि आपको ये पता चले कौन सा किस राज्य में है। तो अगर आपको ये पता है तो अंदाज आप लगा सकते हैं कि केवुलमजाऊ कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है।
तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेघालय के लिए कह रहा है और इसका क्या प्राकृतिक आवास की बात कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो देखो सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह प्रावधान किसी उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं अपितु केवल प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निर्धारित करता है। दूसरा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 है जो, उसके तहत कहां बदलाव हुए, मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में और मौलिक कर्तव्यों में बदलाव किया गया। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास है जो वो 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो बताइए कितने स्टेटमेंट यहां पर सही है, जल्दी बताएं, बताइए। देखिए, पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करते हैं तो यह प्रावधान किसी उच्च या व्यावसायिक शिक्षा को नहीं, लेकिन किसके, प्रारंभिक, है ना, शिक्षा के अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार है जो वो किसके लिए है, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार प्राइमरी एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार बनाता है, और मौलिक अधिकार यानी कि आर्टिकल 21A की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 21A की बात हो रही है, और 21A में 21A के तहत क्या है कि मौलिक अधिकार, ये तो पहले से ही लिखा है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो सही हो गया। मौलिक कर्तव्य, ये भी आपको पता है ना, मौलिक कर्तव्य भी आपको पता है, तो कि 11वां आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया है इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में पहले से ही आर्टिकल 45 के तहत जो है वो पहले से ही इस बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन यहां पर जो चर्चा की गई थी वो किसके बारे में की गई थी, इस वाले पार्ट के हिस्सा लिए नहीं की गई थी, वो की गई थी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में, ना कि 6 से 14 साल। तो ये डीपीएसपी की वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और शिक्षा के अधिकार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास है वो किस समिति की रिपोर्ट में आया था, राममूर्ति समिति। ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सही हो जाएंगे, 1 गलत, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किसी भी भारतीय को किसी विशिष्ट धार्मिक कानून के दायरे से बाहर विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है। कौन, विशेष विवाह अधिनियम 1954। तीसरा देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 BN राव समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं, बताएं। 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है, या फिर सारे गलत है, बताएं। देखिए, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वर्तमान में गोवा है जो वो इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर क्या है कि समान नागरिक संहिता है जो यहाँ पर लागू है। आप किसी भी धर्म के हो, आपका कोई अलग से कोई नियम नहीं होगा, सबके लिए समान चल रहा है वहां पर नियम। ठीक है, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप कोई भी हो, ठीक है, क्रिश्चियंस हो, आप कोई भी हो, वहां पर समान नागरिक संहिता चल रही है गोवा में, याद रखिएगा। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम है जो वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म से बाहर जाकर के भी, आपकी मर्जी है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, तो वही चीज है कि यहाँ पर बाहर जो है दायरे के बाहर जाकर के भी अनुमति प्रदान करता है। तीसरा है जो आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक, ये है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है जो ये BN राव समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, BN राव समिति के आधार पर। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता पर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक, तो इसलिए इस पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बताइए, समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल है जो वो डीपीएसपी में कौन सा है? ठीक है, बताएं। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। 201 है जो वो राज्यपाल के समक्ष विभिन्न विकल्पों का प्रावधान करता है कि जब किसी विधेयक को उसके समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाता है। मतलब कि आर्टिकल 201 है जो वो राज्यपाल के को कई सारे विकल्प देता है, जब उसके सामने कोई विधेयक रखा जाता है तो उसको कई सारे विकल्प देता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? 201 में दिया। मतलब उसको खारिज करना है, उसको ओके करना है, या उसको विदहोल्ड करना है, या राष्ट्रपति की परमिशन के लिए रखना है, ये सारी चीजें। ठीक,
आर्टिकल 168 है जो वो क्या कहता है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, इसके तहत कौन सा 168 के तहत। बताइए कितने स्टेटमेंट सही है। देखिए बताएं, पहले आप अपना आंसर लगाएं फिर बताएं। देखिए यहाँ पर पहला और जो दूसरा है ना, ये दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल इंटरचेंज किए गए हैं इसके। ठीक है, आर्टिकल 201 है जो वो कहता है उसके तहत जो राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, और 200 है जो वो विकल्प की बात करता है, जो सारे विकल्प हैं राज्यपाल इसके, हाँ राज्यपाल के पास, उसकी बात कौन करता है? 200 करता है। ठीक है, और 168 है जो वो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग बनाता है। ठीक है, तो यहां पर एक सही है, बाकी दो गलत हैं, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एफटीए से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। एफटीए से उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे रोजगार में बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, रोजगार में बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, बताइए इसमें कितने कथन सत्य हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एफटीए क्या चीज है, पहले एफटीए समझिए। एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये क्यों क्वेश्चन आया है? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूके के साथ चर्चा चल रही है कि भारत यूके के साथ क्या अक्टूबर तक एफटीए है जो उसको साइन करेगा। ठीक है, तो ये चर्चा में अभी चल रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको ये जानकारी है कि भाई जो दो देश हैं, उन दो देशों में निर्यात और आयात की चीज़ों को अगर आप सुगम बना दें, अगर आप उसको आसान कर दें, तो उसके लिए क्या होता है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ठीक है, इसके तहत जो गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सेवाएं हैं और आपके जो सामान है उसका आदान प्रदान है वो बड़ा सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। तो जब उससे क्या है, उत्पादन ज्यादा होगा, भाई डिमांड होगी, उत्पादन होगा। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो आपका प्रोडक्शन होगा, यानी कि उत्पादन होगा। ठीक है, उत्पादन होगा तो उसके लिए क्या है? रोजगार बढ़ेगा। ठीक, रोजगार है जो वो बढ़ेगा। तो सारी चीजें हैं जो वो आपस में लिंक है। तो देखिए अर्थव्यवस्था को गति मिलती है तो बिल्कुल सही बात है, ज्यादा आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज्यादा चीजें, जब डिमांड बढ़ रही है तो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी, सुधार होगा उसका। ठीक, इसका उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है क्योंकि सब्सिडी हो गया, आपका टैरिफ हो गया, टैक्स हो गया, ये सब फ्री हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये सस्ती हो जाती है, बात भी बिल्कुल सही है। और इससे रोजगार में बढ़ोतरी मिलती है, ये बात भी सही है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, चलिए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नैनो पार्टिकल सामान्यतः माइक्रोमीटर से बड़ी होती है। ठीक है, दूसरा देखिए, क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल। ठीक है, मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल है जो अद्वितीय प्रकाशित और इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, करते हैं। बताइए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट है जो नैनो पार्टिकल सामान्यतः माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि माइक्रोमीटर मतलब नैनो पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं, नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो 1000 गुना, ठीक है, 1000 गुना जो है वो छोटे होते हैं, किससे? माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में। ठीक, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है जो क्वांटम डॉट्स को लेकर के, इस पर क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला है? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए, जल्दी बताइए। देखिए क्वांटम डॉट्स मानव निर्मित नैनो स्केल क्रिस्टल हैं, बिल्कुल सही बात है, जो कि जिनका आपका इलेक्ट्रॉनिक गुणधर्म और जो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी दोनों इनकी अलग होती है। कैसे? आप इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए, गोल्ड है जैसे, है ना, सोना है, सोना आपको पीला दिख रहा है, लेकिन जब इसको बिल्कुल छोटे टुकड़ों में, नैनो पार्टिकल में आप देखेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो? उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका जो इस्तेमाल है आप कहाँ कर सकते हो? आप उसका इस्तेमाल आपकी मेडिसिन वगैरह में भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब उसके एप्लीकेशंस, जब आप कोई भी चीज़ है उसको नैनो में कन्वर्ट कर देते हो, बिल्कुल छोटा पार्टिकल कर देते हो, तो उसको क्या है, आप कहीं भी जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर सकते हो उसका, आप मेडिसिन में यूज़ कर सकते हो, तो एप्लीकेशन उसके क्या बढ़ जाते हैं। तो क्वांटम
डॉट, याद रखिएगा। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, मानव निर्मित है और इसका जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं, दोनों इसकी जो है वो आपकी इसमें प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मतलब चेंज हो जाती हैं दोनों प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों दूसरा वाला सही है और पहला गलत, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला देखें, आईआईपी एक संकेतक है। आईआईपी एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। दूसरा, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए आईआईपी, आईआईपी को लेकर के, आईआईपी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है उसमें क्या है कि ये पिछले 14 महीनों का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, और इसमें क्या देखते हैं, प्रोडक्शन देखे, उत्पादन को देखा जाता है कि जो टोटल इंडस्ट्रीज हैं उसके टोटल उत्पादन को यहाँ पर देखा जाता है। आईआईपी के तहत जो डाटा जो आता है वो प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो टोटल इंडस्ट्रीज का कितना 40% वेटेज रखती हैं, तो उनको देख करके काफी कुछ यहाँ पर समझ में आ जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इसमें क्या होता है कि बेस ईयर से काउंट किया जाता है, 2011-12 इसका बेस ईयर है, बेस ईयर से इसको कंपेयर किया जाता है कि पिछले पहले के कंपैरिजन में अभी है जो वो प्रोडक्शन कितना बढ़ा कितना घटा, ये सारी चीजें इससे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, तो वो मैं आपको लिस्ट बता देता हूं एक बार जो आपको याद रखनी है। तो देखिए सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, 8 कोर में भी रिफाइनरीज का। ठीक है, रिफाइनरी, ये सीक्वेंस भी याद रखना है आपको। ठीक है, रिफाइनरी का सबसे ज्यादा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका आता है स्टील यानी इस्पात। ठीक है, रिफाइनरी आपका विद्युत, फिर स्टील। ठीक है, स्टील के बाद आपका आ जाता है कोयला, कोल। ठीक है, कोल के बाद आएगा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और क्रूड ऑयल के बाद फिर नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, और नेचुरल गैस के बाद फिर आ जाएगा आपका सीमेंट, सीमेंट, और फिर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। ठीक है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, तो ये आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, कई बार प्री में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट देखिए, आईआईपी एक संकेतक है जो कि एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ 2011-12 के कंपैरिजन में जो मात्रा में परिवर्तन हुआ उसको मापता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और ये किसके अंतर्गत आता है, मंत्रालय कौन सा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, और ये इसको करता कौन है, ये एनएसओ है जो वो इसका जो प्रकाशित है जो वो एनएसओ करता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। जल्दी से सेशन को लाइक करें और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं और सेशन को शेयर करें प्लीज। चलिए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक भूख सूचकांक, अभी आपको रिसेंटली पता है भूख सूचकांक आ गया है। ठीक है, और चर्चा में भी काफी रहा है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको काफी ज्यादा नेगेटिव कहा है कि नहीं ये गलत है और इसमें जो डेटा है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई, ये सारा गवर्नमेंट का व्यू है। ठीक है, खैर वैश्विक भूख सूचकांक क्योंकि ये चर्चा में है तो क्वेश्चन आने के चांसेस है, याद रखिएगा। कौन जारी करता है इसको, एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थ हंगर हेल्थ, ठीक है, इसके द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। दूसरा देखिए 2023 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है, बताए, पहला दूसरा तीसरा, वो पहला दूसरा दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। देखिए अगर आप रिपोर्ट की बात करेंगे तो अभी ये वाला पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्यों, कौन जारी करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और आपका वेल्थ हंगर हेल्थ। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही यही वाला पूछिए, यही स्टेटमेंट डाल देंगे इसमें डायरेक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों बॉडीज का नाम याद रखिए, क्योंकि 2018 तक इसको इफ्प्राई करता था,
कौन? इफ्प्राई, ठीक है, 2018 तक, उसके बाद से ये कर रहे हैं, ठीक है, ये यूएन की एक बॉडी है। तो फिर उसके बाद इसमें कहा जा रहा है दूसरा कि 2023 में जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यही तो बात चर्चा में है कि पहले से इसकी जो रैंकिंग है वो काफी गिर गई है। इवन आप देखेंगे तो हैती है ना, आप अफगानिस्तान, आप सब सहारन देश हैं जो, ठीक है, इनको अगर छोड़ दें तो बाकी सब हमसे अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इसमें आप देखेंगे तो सब हमसे ऊपर दिखाई देंगे आपको, ठीक है, भारत से ऊपर दिखाई देंगे। अब रिपोर्ट की बात करते हैं, तो रिपोर्ट की बात में आपको पता होना चाहिए कि 2020 की अगर आप बात करें, ठीक है, 2020 की बात करते हैं तो 94 थी हमारी रैंक। 2021 में जो रैंक है वो और घटी, और घट के वो 110 हो गई, ठीक है। उसके बाद 2022 में ये रैंक में थोड़ा सा सुधार आया, 107 हुई, और अभी जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें ये 111 हो गई है। कितने देशों में है 111? 125 देशों में, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ये सारी रैंक आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से आप मैच कर लीजिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा आपका स्कोर क्या है। ये मैं जो फाइल है ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से इसको मैच कर पाएं। टेलीग्राम, इसको स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको सर्च करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।